Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss regarding pneumonia. So pneumonia, very simple, very important topic for all the competitive exam point of view. सो निमोनिया बेसिकली क्या होता है? निमोनिया मीन्स की इन्फ्लेमेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ लंग्स. क्या होता है, कुछ समझ नहीं आया. सो देखो बेसिकली क्या होता है, निमोनिया इज अ इन्फेक्शियस डिजीज. इन्फेक्शियस बोले तो या तो बैक्टीरियल, वायरल या फंगल की वजह से होगा. ठीक है, इन्फेक्शियस है सो इन्फेक्शन होगा, देन इन्फ्लेमेशन होगा एंड देन जो लंग है वो पूरा कंसोलिड हो जाएगा. बेसिकली जो लंग्स है वो हमारा एयर से भरा हुआ है, बट बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन हुआ है, उस इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लेमेशन हुआ है, जिसकी वजह से जो लंग्स है, जो एल्वियोली है बेसिकली, उसमें क्या फिल हो जाएगा, उसमें हमारा पस हो गया, फ्लूइड हो गया, इन्फ्लेमेटरी सेल्स हो गए, वो फिल्ड हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो लंग्स है ना वो क्या हो जाएगा, कंसोलिड हो जाएगा, सॉलिड टाइप का हो जाएगा. ठीक है ना. सो निमोनिया बेसिकली क्या है, इट इज द इन्फ्लेमेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ लंग टिश्यू ड्यू टू एन इन्फेक्शियस एजेंट्स. अब वो इन्फेक्शियस एजेंट या तो बैक्टीरियल हो सकते हैं, वायरल हो सकता है, फंगल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. आगे हम पढ़ेंगे कि कौन मोस्ट कॉमन होता है वगैरह वगैरह. एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन फर्दर क्लास. सो देखो निमोनिया बोले तो क्या हुआ, इन सिंपल वर्ड बोले तो निमोनिया मतलब कि इन्फ्लेमेशन होगा. इन्फ्लेमेशन क्यों होगा? बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शियस एजेंट. इन्फ्लेमेशन होगा लंग्स का, जिसकी वजह से एल्वियोली में इन्फेक्शन होगा. तो एल्वियोली में क्या फिल्ड हो जाएगा? एल्वियोली बेसिकली किससे फिल्ड होता है? जो हमारा एल्वियोली है वो किससे फिल्ड होता है? एयर होता है. बट बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन की वजह से, इन्फ्लेमेशन की वजह से एल्वियोली में क्या फिल्ड हो जाएगा? एल्वियोली में पस, फ्लूइड या फिर इन्फ्लेमेटरी सेल्स फिल्ड हो जाएंगे. अब आप खुद ही सोचो, जो ये हमारा जो एल्वियोली है जिसमें एयर है, जो बेसिकली हमारा ब्लड आएगा, यहाँ से गैसियस एक्सचेंज होगा, ऑक्सीजन ब्लड में जाएगा एंड ब्लड से जो CO2 है उसके अंदर जाएगा, देन गैसियस एक्सचेंज बेसिकली होगा. बट यहाँ पे जो एल्वियोली है इसमें हमारा पस और इन्फ्लेमेटरी सेल्स वगैरह फिल्ड हो गया, तो ये गैसियस एक्सचेंज कर पाएगा नहीं ना. सो क्या होगा, जो गैस एक्सचेंज है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. बेसिकली हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होगी, जिसकी वजह से आपको ब्रीदिंग डिफिकल्टीज देखने को मिलेगा. बेसिकली कफ हो गया, चेस्ट में टाइटनेस होगा, है ना. आपको एबनॉर्मल लंग में एबनॉर्मल साउंड सुनने को मिलेगा. उसके अलावा आपको फीवर भी होगा, बिकॉज यहाँ पे इन्फेक्शियस डिजीज है, सो ऑफकोर्स फीवर तो होना ही होना है. ठीक है, सो ये सारे आपको सिम्टम्स दिखने को मिलेंगे. सो अगर हम कॉजेटिव एजेंट्स की बात बोले, क्योंकि हमने बोला ना कि इन्फेक्शियस एजेंट्स की वजह से हो रहा है, सो वो इन्फेक्शियस एजेंट, वो पॉजिटिव एजेंट्स क्या क्या है? सो मैंने क्या बोला, या तो बैक्टीरियल हो सकता है, वायरल हो सकता है, फंगल हो सकता है. ठीक है ना. सो एग्जाम में क्या पूछते हैं ना, एग्जाम में ऐसे पूछते हैं कि मोस्ट कॉमन कम्युनिटी अक्वायर्ड निमोनिया का जो मोस्ट कॉमन पॉजिटिव एजेंट्स है वो क्या है, हॉस्पिटल अक्वायर्ड इन्फेक्शन का मोस्ट कॉमन पॉजिटिव एजेंट्स क्या है. इस तरीके से MCQ एग्जाम में आते हैं. ठीक है ना. सो अगर हम कम्युनिटी अक्वायर्ड निमोनिया की बात बोले, कम्युनिटी अक्वायर्ड मतलब कि जो पेशेंट बाहर से लेके आएंगे, घर पे ही उसको जो निमोनिया होगा, उसका जो पॉजिटिव एजेंट्स होगा. सो मोस्ट कॉमन जो, अगर एग्जाम में अगर आपके पास न्यूमोकोकस हो, सो मोस्ट कॉमन जो है दैट इज द न्यूमोकोकस इज द मोस्ट कॉमन कम्युनिटी अक्वायर्ड निमोनिया. बट लेट्स सपोज अगर आपके ऑप्शन में न्यूमोकोकस नहीं है, देन सेकेंड वन इज द माइकोप्लाज्मा निमोनिया होता है. एंड अगर माइकोप्लाज्मा निमोनिया भी नहीं है, देन हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा इज द थर्ड मोस्ट कॉमन. ठीक है ना. सो कम्युनिटी अक्वायर्ड निमोनिया का जो मोस्ट कॉमन कॉज है दैट इज न्यूमोकोकस, देन माइकोप्लाज्मा, देन हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा. राइट. देन सेकेंड हमारा आता है या तो हॉस्पिटल अक्वायर्ड निमोनिया, मतलब कि हॉस्पिटल में एडमिशन के आफ्टर 48 to 72 आवर्स के बाद जो निमोनिया होगा उसको बोलेंगे हॉस्पिटल अक्वायर्ड, मतलब हॉस्पिटल की वजह से हुआ उसको. या फिर वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, मतलब वैप. वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया मतलब कि पेशेंट को वेंटिलेटर पे डाला है, पेशेंट को इन्वेजिव वेंटिलेटर पे डाला है, इंट्यूबेट किया है, एंड उसके 48 आवर्स के बाद जब निमोनिया डेवलप होगा, डेट इज वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, मतलब कि जो निमोनिया हुआ है बिकॉज ऑफ वेंटिलेटर हुआ है. उसका जो मोस्ट कॉमन कॉज है डेट इज द सीडोमोनास देन एसिनोबैक्टर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है ना. सो HAP एंड वेब का जो मोस्ट कॉमन कॉज है डेट इज द सीडोमोनास. ठीक है ना. हॉस्पिटल की बात करें तो सीडोमोनास, बाहर की बात करें तो न्यूमोकोकस. ठीक है. उसके बाद ये जो पॉजिटिव एजेंट्स है ना, ये अलग अलग पार्ट को इन्फेक्ट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग लाइक बेस्ड ऑन लोकेशन अलग अलग निमोनिया होता है. जैसे कि लोअर निमोनिया का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक लोब इन्वॉल्व होगा. सी लाइक लोअर लोब इन्वॉल्व हो गया, मिडल लोब इन्वॉल्व हो गया, अपर लोब इन्वॉल्व हो गया. सो दैट इज द लोअर निमोनिया. एनी वन पार्ट ऑफ द लोब इज इन्वॉल्व. जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लोअर पार्ट जो है इन्वॉल्व है. सो इसमें क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा एंड लार्ज एरिया ऑफ कंसोलिडेशन होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा लोब इन्वॉल्व है. सो यूनिफॉर्म, जब आप एक्सरे देखोगे ना, सो एक्सरे में आपको यूनिफॉर्म होगा एंड लार्ज एरिया ऑफ कंसोलिडेशन दिखेगा बिकॉज ऑफ द लोब इन्वॉल्वमेंट. पूरा का पूरा लोब एक पार्ट ऑफ लोब इन्वॉल्व है. ठीक है ना. दैट इज द लोअर निमोनिया.
ठीक है ना, इंटायर लोब इज इन्वॉल्व। देन सेकंड होता है हमारा ब्रोंको न्यूमोनिया। सो ब्रोंको न्यूमोनिया मतलब कि अराउंड द ब्रोंकाई, जो ब्रोंकाई है ब्रोंकाई के अराउंड होगा। सो सी दिस इज द ब्रोंको न्यूमोनिया। सो इसमें क्या होगा, पैची पैची सा इन्फेक्शन होगा अराउंड द ब्रोंकाई, जो ब्रोंकाई हो गया या फिर ब्रोंक्यूल्स हो गया, है ना, जो लास्ट पार्ट टर्मिनल पार्ट हो गया। सो ब्रोंकाई या फिर ब्रोंक्यूल्स के अराउंड आपको ऐसे पैची पैची सा इन्फेक्शन दिखेगा, है ना। जब आप एक्सरे देखोगे उसमें आपको ऐसे मल्टीपल स्पॉट्स दिखेंगे, है ना। मल्टीपल स्पॉट्स अफेक्ट्स मेनी लोब, या दोनों लोब भी अफेक्ट कर सकता है या फिर एक लोब पूरा का पूरा इन्फेक्ट कर सकता है। सो इसमें मल्टीपल ऐसे स्पॉट्स होंगे। इसमें क्या है, ये पूरा का पूरा एक लोब इन्वॉल्व है, इसमें आपको मल्टीपल स्पॉट्स दिख रहे होंगे, है ना। सो मल्टीपल स्पॉट्स होंगे, है ना, स्कैटर्ड लीजन्स होंगे, दैट इज द ब्रोंकोन्यूमोनिया, जो कि बेसिकली ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स को इन्वॉल्व कर रहा है। लोअर मतलब कि लोअर को इन्वॉल्व, लोब एक लोब को, पर्टिकुलर लोब को इन्वॉल्व कर रहा है। एंड थर्ड हमारा होता है इंटरस्टिशियल न्यूमोनिया। सो इंटरस्टिशियल मतलब कि इन्वॉल्व एरिया इन बिटवीन द एल्वियोली, जो इसके अंदर हमारा एल्वियोली होगा, है ना। सो वॉल ऑफ, जो हमारा एल्वियोली की जो वॉल्स हो बेसिकली उसको इन्वॉल्व करेगा, अंदर नहीं, वॉल्स ऑफ एल्वियोली को इन्वॉल्व करेगा। सो आपको पूरा डिफ्यूज इसमें दिखेगा पूरा, क्योंकि पूरा एल्वियोली है, पूरा एल्वियोली के वॉल्स को इन्वॉल्व करेगा। सो पूरा आपको क्या बोलते हैं, एक्सरे में आपको पूरा डिफ्यूज लाइंस दिखेगा, ठीक है ना। सो लोअर मतलब एनी पार्ट ऑफ लोब इन्वॉल्व, ब्रोंकोन्यूमोनिया मतलब ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स इज इन्वॉल्व, इंटरस्टिशियल मतलब कि जो हमारा एल्वियोली का जो वॉल है वो इन्वॉल्व होगा। सो बेस्ड ऑन लोकेशन हमारा लोअर न्यूमोनिया होता है, ब्रोंकोन्यूमोनिया होता है, इंटरस्टिशियल न्यूमोनिया होता है, ठीक है ना। हमने पॉजिटिव रीजंस बात कर लिए किस किस की, हॉस्पिटल अक्वायर्ड इन्फेक्शन का या फिर वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया, दैट इज वैब, जिसका सीडोमोनास मोस्ट कॉमन कॉज है। एंड अगर हम कम्युनिटी अक्वायर्ड न्यूमोनिया की बात करें, सो दैट इज न्यूमोकोकस इज द मोस्ट कॉमन कॉज, ठीक है ना। उसके अलावा अगर पेशेंट आईसीयू हो गया या फिर नॉन आईसीयू मतलब वार्ड वगैरह, एचडीयू वगैरह, या फिर एनी एड्स का पेशेंट, है ना, उसमें जो मोस्ट कॉमन कॉजेटिव रीजन होता है दैट इज सीडोमोनास न्यूमोकोकस, ओके। सो आईसीयू नॉन आईसीयू मतलब बेसिकली पेशेंट बाहर से ही आएगा वहां पे, तो न्यूमोकोकस होगा। जो कम्युनिटी अक्वायर्ड निमोनिया का मोस्ट कॉमन कॉज है दैट इज न्यूमोकोकस। ऐसे ही आईसीयू पेशेंट हो गए या फिर वार्ड पेशेंट हो गए, एचडीयू पेशेंट हो गए, ठीक है ना, या फिर एड्स का पेशेंट हो गया, उनमें न्यूमोकोकस इज द मोस्ट कॉमन कॉज, ठीक है ना। उसके अलावा एक हमारा एटिपिकल निमोनिया होता है। एटिपिकल निमोनिया इज ऑल्सो नोन एज वॉकिंग निमोनिया। वाई इट इज नोन एज वॉकिंग निमोनिया, मतलब कि एटिपिकल मतलब कि इसमें आपको टिपिकल सिम्टम्स नहीं दिखेंगे। पेशेंट को ऐसे हाई ग्रेड फीवर, हाई बहुत ज्यादा कफ, बहुत ज्यादा चेस्ट में पेन, इस तरीके का सिम्टम्स नहीं होगा। पेशेंट नॉर्मली होगा, मतलब वो डेली की नॉर्मल एक्टिविटीज आराम से कर सकता है, मतलब पेशेंट खुद से चल के आएगा, ऐसा समझ लो। पेशेंट खुद से चल के आएगा, हल्का फुल्का लाइक माइल्ड ग्रेड फीवर वगैरह होगा, है ना। दैट इज नोन एज एटिपिकल निमोनिया। बहुत टिपिकल नहीं है, बहुत ज्यादा उसको लंग्स को इन्फेक्ट नहीं किया है, सो दैट इज नोन एज एटिपिकल निमोनिया। सो एग्जाम में आता है कि एटिपिकल निमोनिया या फिर वॉकिंग निमोनिया का मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, सो दैट इज माइकोप्लाज्मा निमोनिया। माइकोप्लाज्मा निमोनिया हो गया मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एटिपिकल निमोनिया और वॉकिंग निमोनिया। उसके अलावा लाइक क्लेमाइडिया हो गया, लिजियनेला हो गया, ल्यूमोफिलिया, कोविड-19 हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, है ना, रेस्पिरेटरी सिंथियल वायरस हो गया, H3N1 फ्लू वगैरह, है ना, वो सारे एटिपिकल निमोनिया कॉज करते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा कुछ जो निमोनिया है ना वो एस्पिरेशन की वजह से भी हो जाता है, लाइक एस्पिरेशन ऑफ फूड हो गया, सलाइवा हो गया, एनी टॉक्सिन्स हो गया, वॉमिट हो गया, है ना। सो जिसको हम बोलते हैं एस्पिरेशन निमोनिया, ठीक है ना। सो अगर एग्जाम में आपको सिंपल बोल दे कि मोस्ट कॉमन कॉजेटिव एजेंट्स फॉर निमोनिया, तो आपको एग्जाम में क्या डालना है, दैट इज द स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया इज द मोस्ट कॉमन कॉज। बट अगर पर्टिकुलर आपको जगह बता दे कि एटिपिकल का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, हॉस्पिटल अक्वायर्ड का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, वेब का क्या है ना, कम्युनिटी अक्वायर्ड का क्या है, सो आपको आंसर मैंने बता दिया, ठीक है ना। सो ये बेसिकली हमारा हो गया निमोनिया का कॉजेटिव एजेंट, दैट इज इंपॉर्टेंट, वन लाइनर एमसीक्यू में ये आ जाता है, ठीक है ना। देन कमिंग टू द पैथोफिजियोलॉजी और पैथोलॉजी, लाइक द कि कैसे कैसे निमोनिया डेवलप होते हैं। सो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है एल्वियोलर एडिमा। क्या होता है, कुछ समझ नहीं आया। सो अगर हम निमोनिया के स्टेजेस की बात करें तो सबसे पहले क्या होता है, स्टेज फर्स्ट में कंजेशन होता है। कंजेशन बोले तो क्या हुआ कि जो हमारे जो एल्वियोली है, जो वहाँ पे जो मेम्ब्रेन है वो लीकी हो जाएगा, ब्लड वेसल्स जो है वो लीकी हो जाएगा, जिसकी वजह से जो एल्वियोली में ना क्या फिल्ड हो जाएंगे, फ्लूइड फिल्ड हो जाएंगे। सो स्टेज वन बेसिकली क्या हो रहा है कि एल्वियोली जो है ना वो उसमें एडिमा हो गया है, सो उसकी वजह से एल्वियोली में फ्लूइड फिल्ड हो गया। सो स्टेज वन इज द कंजेशन, जिसमें एल्वियोली में क्या हो गया, फ्लूइड फिल्ड हो गया। एल्वियोली में क्या हो गया, पहले सबसे पहले फ्लूइड फिल्ड होगा बिकॉज ऑफ द लीकी परमिएबिलिटी, इंक्रीज ब्लड वेसल्स, है ना, वेसोडाइलेशन वगैरह की वजह से जो हमारा एल्वियोली है, एल्वियोलर
एडिमा होगा, जिसकी वजह से एल्वियोली में फ्लूइड फिल्ड हो जाएगा। देन सेकेंड स्टेज में क्या होगा, एल्वियोली में फ्लूइड फिल्ड हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि उसके अंदर जो फ्लूइड है वो क्या होगा, उसके अंदर फिर रेड ब्लड सेल्स आ जाएंगे, है ना, रेड ब्लड सेल्स आ गया और हमारा क्या आ गया, न्यूट्रोफिल्स आ गए, ये सारे फिल्ड हो जाएंगे एल्वियोली में, जिसकी वजह से जो हमारा लंग्स है ना वो कैसा दिखेगा, एकदम रेड दिखेगा, रेड कलर का दिखेगा, काइंड ऑफ हमारा जो लीवर होता है ना, लीवर एकदम रेड कलर का वैसा दिखेगा। सो इस वजह से स्टेज 2 को रेड हेपेटाइजेशन भी बोलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेज 2 को क्या बोलते हैं, रेड हेपेटाइजेशन, क्योंकि अब जो पहले फ्लूइड फिल्ड था, अब उस एल्वियोली में क्या फिल्ड हो गया, उस एल्वियोली में अब फिल्ड हो गया है रेड ब्लड सेल्स, न्यूट्रोफिल्स, बिकॉज ऑफ दैट जो हमारा लंग्स है वो एकदम रेड दिखेगा, दैट इज नोन एज रेड हेपेटाइजेशन, काइंड ऑफ लीवर की तरह दिखेगा। सो स्टेज 1 इज द एल्वियोलर एडिमा और कंजेशन। देन हमारा आता है रेड हेपेटाइजेशन, जिसमें कि रेड ब्लड सेल्स और न्यूट्रोफिल्स फिल हो जाएंगे। देन थर्ड स्टेज होता है हमारा ग्रे हेपेटाइजेशन। ग्रे हेपेटाइजेशन में क्या होता है कि जो एल्वियोली में पहले हमारा रेड ब्लड सेल्स फिल्ड था ना, अब वो रेड ब्लड सेल्स लाइसिस होने लग जाएगा, ब्रेक डाउन होने लग जाएगा, प्लस जो रेड ब्लड सेल लाइसिस होगा, प्लस उसमें न्यूट्रोफिल्स होगा, प्लस उसमें फिब्रिन आ जाएंगे, ठीक है ना, जिसकी वजह से जो अब जो लंग्स है ना वो ग्रे कलर का, ड्राई ग्रे कलर का दिखेगा, ठीक है ना। सो दैट इज नोन एज ग्रे हेपेटाइजेशन। सेकेंड स्टेज इज द लाइक मैक्सिमम कंसोलिडेशन होगा सेकेंड स्टेज में। स्टेज 3 से धीरे धीरे इंप्रूवमेंट स्टार्ट होने लग जाएगा, ठीक है ना। सो स्टेज 1 कंजेशन, देन रेड हेपेटाइजेशन, मैक्सिमम कंसोलिडेशन लंग्स में दिखेगा। देन स्टेज 3 में आपका जो लंग्स है वो ग्रे कलर का थोड़ा ड्राई दिखेगा, सो दैट इज द ग्रे हेपेटाइजेशन। एंड देन वहां पे हमारे मैक्रोफेजेस वगैरह आएंगे, एंड वो जितने भी क्या बोलते हैं डेब्रीज वगैरह है, सेल्स वगैरह है, डेड सेल्स वगैरह उसको खा जाएंगे। सो जिसकी वजह से धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा, रेजोल्यूशन फेस आ जाएगा, मतलब रिकवरी फेस हो जाएगा, ठीक है ना। सो ग्रे हेपेटाइजेशन आया, जिसमें आपका रेड ब्लड सेल लाइसिस होगा, फिब्रिन होगा, न्यूट्रोफिल्स हो गए। देन रेजोल्यूशन फेस में हमारे एल्वियोलर मैक्रोफेजेस आएंगे, जो जितने भी डेब्रीज है, जितने भी डेड सेल्स उसको खा जाएंगे। देन धीरे धीरे क्या होगा, इंप्रूवमेंट स्टार्ट हो गया। सो सबसे पहले कंजेशन हुआ, रेड हेपेटाइजेशन हुआ, ग्रे हेपेटाइजेशन हुआ, एंड देन क्या हो गया, देन हमारा रेजोल्यूशन फेस आ गया, वहां पे मैक्रोफेजेस आ गए एंड सबको क्लियर कर दिया, ठीक है। सो दैट इज द पैथोलॉजी फॉर निमोनिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन कमिंग टू द क्लिनिकल फीचर्स की बेसिकली क्या क्या प्रेजेंटेशन दिखेगा आपको पेशेंट में। सो फीवर, देखो इन्फेक्शन हुआ है, बैक्टीरियल कॉज इज द मोस्ट कॉमन कॉज, बैक्टीरिया आया है, इन्फेक्शन हुआ है, सो फीवर तो आपको दिखेगा ही, फीवर दिखेगा, पैल्पिटेशंस होगा, पेशेंट को टैकीकार्डिया होगा, बेसिकली कफ होगा, ठीक है ना, चेस्ट पेन होगा, प्लूराइटिस की वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा। ये सब क्यों होगा आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि एल्वियोली में पस फिल्ड हो गया, पस फिल्ड हो गए हैं, डेब्रीज फिल्ड हो गए हैं, हमारे क्या बोलते हैं इन्फ्लेमेटरी सेल्स फिल्ड हो गए हैं, सो प्रॉपर गैस एक्सचेंज नहीं हो रहा है, सो बिकॉज ऑफ दैट चेस्ट पेन होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा, प्रॉपर ऑक्सीजन हमारे ब्रेन को नहीं मिलेगा, सो हेडेक भी देखने को मिलेगा, पूरे बॉडी में पेन होगा, है ना, मियाल्जिया हो गया, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, ये कुछ सिम्टम्स देखने को मिलेगा, सीजर्स भी हो सकते हैं बिकॉज ऑफ सोडियम कम होने की वजह से, ठीक है ना, टेकिपनिया होगा, ऑफ कोर्स रेस्पिरेटरी रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, पेशेंट जो है वो एक्सेसरी मसल्स यूज करेंगे फॉर ब्रीदिंग, सो एक्सेसरी मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन यूज होगा, है ना। उसके अलावा हमारा जब आप परकशन करोगे तो आपको परकशन होगा, एंड आपको ब्रोंकियल ब्रीदिंग होगा। सो ब्रोंकियल ब्रीदिंग होगा बेसिकली, जो मतलब जब आप ऑस्कल्टेट करेंगे ना, सो आपको ब्रोंकियल ब्रीदिंग होगा, मतलब कि लंग्स बेसिकली क्या होता है, लंग्स में बेसिकली हमारा क्या बोलते हैं एयर फिल्ड होता है, बट यहाँ पे निमोनिया में क्या हो गया, लंग्स में एयर की जगह कुछ सॉलिड फिल्ड हो गया है ना, क्या बोलते हैं इन्फ्लेमेटरी सेल्स, फ्लूइड फिल्ड हो गया है। सो बिकॉज ऑफ दैट आपको ना ब्रोंकियल ब्रीदिंग आपको ऑस्कल्टेट होगा, मतलब हाई पिच हार्श लाउड साउंड होगा, जैसे काइंड ऑफ ब्लोइंग विंड जैसा आपको ऑस्कल्टेट होगा, ठीक है। एयर एंट्री नॉर्मल रहेगा, ठीक है ना, एंड ऑल्सो क्रैकल्स भी होगा आपको ऑस्कल्टेट, क्योंकि फ्लूइड फिल्ड है, ठीक है ना। एंड ब्रोंकोफोनी होगा। ब्रोंकोफोनी मतलब क्या होता है ना, ब्रोंकोफोनी का मतलब होता है कि जैसे कि आप लेट सपोज आप ऑस्कल्टेट कर रहे हैं, आप चेस्ट को ऑस्कल्टेट कर रहे हैं, एंड पेशेंट कुछ भी बोलेगा तो ऐसा लगेगा कि वो आपके कान में बोल रहा है, आपके कान में विस्पर कर रहा है, वो इतनी तेज आपको वो लाउड साउंड आपको सुनने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि बेसिकली हमारे लंग्स में एयर होता है बिकॉज ऑफ दैट जब आप ऑस्कल्टेट करते हैं, पेशेंट कुछ बोलते हैं ना, तो आपको मफल्ड आपको जो भी पेशेंट बोलेगा वो मफल्ड सुनने में, मफल्ड साउंड आएगा। बट यहाँ पे एयर की जगह कुछ सॉलिड फिल्ड हो गया, लंग जो है वो कंसोलिड हो गया है, फ्लूइड हो गया है, उसमें सॉलिड चीजें आ गई है। सो जो कंडक्शन है वो क्या हो गया, साउंड कंडक्शन थोड़ा गुड हो जाता है इन द सॉलिड कंडीशन में। सो बिकॉज ऑफ दैट पेशेंट कुछ भी जो बोलेगा ना वो आपको एकदम क्लियर सुनाई देगा। सो दैट इज ब्रोंकोफोनी होगा।
लाइक विस्परिंग पेक्टोरियल, मतलब कि पेशेंट को बोलोगे ना 99 बोलो, सो एंड आप ऑस्कल्टेट करेंगे तो ऐसा लगेगा वो 99 ना आपके कान में विस्पर कर रहा है, इस तरीके का आपको सुनने को मिलेगा। प्लस इगोफेनी होगा, इगोफेनी में पेशेंट को आप बोलोगे ई बोलो एंड ऑस्कल्टेट करेंगे तो आपको लगेगा ए बोल रहा है ना, सो दैट इज इगोफेनी होगा। सो ये सारे ब्रोंकोफोनी हो गया, विस्परिंग पेक्टोरियल और ये हमारा इगोफेनी, ये सारे कंसोलिडेशन साइन है कि अंदर कंसोलिड हो रखा है, लंग्स में कंसोलिडेशन हो रखी है, ठीक है ना। सो ये हमारे क्लिनिकल फीचर्स है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से एमसीक्यू आता है कि लेट्स सपोज पेशेंट को मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफेलोकोकस ऑरियस हो रखा है, सो हिमोप्टाइसिस होगा, ठीक है ना। एंड रस्टी स्पूटम किसमें होगा, अगर न्यूमोकोकल निमोनिया है तो जो स्पूटम होगा ना डेट इज रस्टी होगा, एंड अगर क्लेप्सियला निमोनिया है तो रेड करेंट जेली स्पूटम होगा। सो ये स्पूटम के कुछ कुछ कलर होते हैं ना, वो कलर भी इंडिकेट करता है कि कौन सा कॉजेटिव एजेंट्स है, ठीक है ना। सो ये आपको, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करने होंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इन्वेस्टिगेशन का कि पेशेंट ये सिम्टम्स लेके आया है, आप क्या क्या इन्वेस्टिगेशन में करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ कोर्स आपको सीबीसी करना है, इन्फेक्शन हुआ है, सो ऑफ कोर्स जो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट है वो क्या होगा, एलिवेटेड होगा, वो हमारा एलिवेटेड होगा। देन आप चेस्ट एक्सरे करेंगे, सो चेस्ट एक्सरे में पता चल जाएगा कि वो राउंड निमोनिया है, लोअर निमोनिया है, डिफ्यूज है, ब्रोंको निमोनिया है, इंटरस्टिशियल है, क्या है वो आपको प्रॉपर, आपको वो पैची अपीयरेंस, यूनिफॉर्मिटी है ना, जो भी है वो आपको प्रॉपर चेस्ट एक्सरे में विजिबल हो जाएगा, ठीक है ना। एंड ऑल्सो पैरान्यूमोनिक इफ्यूजन, लाइक इम्पाइमा है तो पैरान्यूमोनिक इफ्यूजन जैसा दिखेगा। सो चेस्ट एक्सरे करना ही करना है, उसमें प्रॉपर आपको दिखेगा लंग्स कैसा है, ठीक है ना। उसके अलावा हम ब्लड कल्चर कर सकते हैं फॉर चेक की कौन से एंटीबायोटिक से सेंसिटिविटी है, रेजिस्टेंस है, सो दैट प्रॉपर एंटीबायोटिक दे सके एंड पता भी चलेगा कि क्या पॉजिटिव एजेंट्स है, ठीक है ना। उसके अलावा हम ग्राम स्टेन स्पूटम कल्चर कर सकते हैं, ब्रोंको एल्वियोलर लवाज ले सकते हैं, अंदर से लवाज लेके उसका कल्चर कर सकते हैं, ठीक है ना। एंड कुछ कंडीशन ना, कुछ पॉजिटिव एजेंट्स में हम यूरिन एंटीजन टेस्ट भी करते हैं, लाइक न्यूमोकोकस एंड लेजियोनेला न्यूमोफिलिया में हम यूरिन एंटीजन टेस्ट भी किया जाता है, ठीक है ना। उसके अलावा बायोमार्कर भी इंक्रीज हो जाएगा, लाइक सीपीआर, सी रिएक्टिव प्रोटीन जो है सीपीआर इंक्रीज हो जाएगा, प्रोकैल्सिटोनिन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि सेप्सिस हो रखा है पेशेंट को, तो ऑफकोर्स सीपीआर प्रोकैल्सिटोनिन जो है बायोमार्कर वो भी क्या हो जाएगा, एलिवेट हो जाएगा। सो ये कुछ हमारे इन्वेस्टिगेशंस है। देन कमिंग टू ट्रीटमेंट पार्ट, सो ट्रीटमेंट पार्ट में आपको एक वर्ड याद होगा, करना होगा, दैट इज द कर्व, कर्व 65 स्कोर, है ना। कर्व 65 स्कोर क्या है, इट इज नथिंग, इसमें हम बेसिकली देखते हैं कि वो जो निमोनिया है वो कितना सीवियर है, बेस्ड ऑन दैट हम ट्रीटमेंट पेशेंट को देते हैं। सो कर्व 65 अगर आपके एग्जाम में आए कि व्हाट इज द कर्व 65 स्कोर, सो इट इज यूज्ड टू असेस द सिवियरिटी ऑफ निमोनिया एंड डिसाइड वेयर द पेशेंट नीड्स हॉस्पिटलाइजेशन, या फिर पेशेंट को बाहर ही ट्रीट करना है, या ओपीडी की बेसिस पे ट्रीट करना है, या घर पे ट्रीट करना है, या फिर हमें हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करके पेशेंट को ट्रीट करना है। सो ये डिसाइड करता है, एंड ऑल्सो सिवियरिटी ऑफ निमोनिया डिसाइड करता है। ऑफकोर्स कर्व 65 स्कोर क्या बताता है, बेसिकली सिवियरिटी ऑफ डिजीज बताता है कि वो जो डिजीज है वो कितना है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सिवियर है, एंड उसके बेस पे पता चलेगा कि पेशेंट को हमें घर पे ही ट्रीट करना है, ओपीडी बेस पे ट्रीट करना है, या घर हॉस्पिटल में एडमिट करके ट्रीट करना है। ओके, सो दिस इज समथिंग दैट स्किल यू हैव टू नो अबाउट दिस। सो कर्व 65 क्या है, कुछ नहीं है, सी इज द कंफ्यूजन। जो कर्व है ना, दैट इज लाइक सी मतलब सी स्टैंड फॉर कंफ्यूजन, एंड इसका जो नंबरिंग है दैट 1 स्कोर होगा इसका। यू फॉर यूरिया, यूरिया इज मोर देन 7 मिलीमोल पर लीटर, तो इसका स्कोर 1 होगा। एंड आर इज द रेस्पिरेटरी रेट इफ इट इज मोर देन और इक्वल टू 30 पर मिनट, सो स्कोर 1 देंगे। एंड देन बीपी इज लेस देन 90/60 होगा तो स्कोर 1 देंगे। एंड 65 मतलब कि एज अगर मोर देन 65 होगा तो स्कोर 1 देंगे। सो टोटल 1 2 3 4 5 स्कोर होता है ऑफ कर्व 65, ठीक है ना। सो बेस्ड ऑन दैट अगर स्कोर 0 आएगा, मतलब कि जो मोर्टेलिटी है दैट इज 1.5%, मतलब कि हम ओपीडी बेसिस पे हम ट्रीट कर सकते हैं, ओपीडी बेसिस पे एंटीबायोटिक जो भी है दे के हम पेशेंट को घर भेज सकते हैं। बट अगर स्कोर 1 to 2 आएगा, इट मीन जो मोर्टेलिटी है दैट इज 9.2% मोर्टेलिटी है, इट मीन्स हमें पेशेंट को अंदर हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करना होगा, इन पेशेंट डिपार्टमेंट मतलब वार्ड में या फिर एचडीयू वगैरह में हमें पेशेंट को एडमिट करना होगा एंड देन ट्रीट करने होंगे। अगर स्कोर 3 to 5 है
तो मोर्टेलिटी, इट मीन्स कि मोर्टेलिटी जो है वो 22% है, एंड पेशेंट को हम आईसीयू बेसिस पे ट्रीट करेंगे, मतलब पेशेंट को हमें आईसीयू में एडमिट करना होगा एंड प्रॉपर लाइक कंटिन्यूअस इंटेंसिव केयर यूनिट में कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करनी होगी एंड देन ट्रीट करना होगा, ठीक है ना। सो ये हमारा स्कोरिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग होता है कि ओपीडी, आईपीडी या फिर आईसीयू में हमें पेशेंट को ट्रीट करना है। लेट्स सपोज अगर स्कोर जो है वो 0 आया है, मतलब मोर्टेलिटी अराउंड 1.5% है, तो ओपीडी बेसिस पे ट्रीट करना है। सो ओपीडी बेसिस पे अगर पेशेंट जो है वो प्रीवियसली हेल्दी है, कभी उन्होंने पहले लाइक एंटीबायोटिक्स वगैरह नहीं लिया है, तो हम बेसिकली उसको मैक्रोलाइड्स या फिर डॉक्सीसाइक्लिन देते हैं। मैक्रोलाइड्स बोले तो एजिथ्रोमाइसिन, राइथ्रोमाइसिन ये देते हैं, और या फिर डॉक्सीसाइक्लिन देके पेशेंट को घर भेज देते हैं, ठीक है ना। फॉर कोर्स के लिए प्रॉपर कोर्स टाइम होता है कितने डेज के लिए, देके प्रॉपर डोज देके भेज देते हैं, ठीक है ना। एंड प्रॉपर उसको एंटीबायोटिक का फुल कोर्स कंप्लीट करना होता है, अदरवाइज क्या हो जाएगा, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है ना। एंड सेकेंड हो सकता है केस कि वो जो पेशेंट है उसको स्कोर 0 तो आया है, बट वो उसको बहुत सारी कोमोर्बिडिटीज है, प्लस उसने पास्ट 3 मंथ पहले उसने ऑलरेडी एंटीबायोटिक्स लिया है। सो इन दैट केस हम मैक्रोलाइड्स या फिर डॉक्सीसाइक्लिन नहीं देते हैं। व्हाट वी आर गिविंग फ्लोरोक्विनोलोन्स। फ्लोरोक्विनोलोन्स मतलब कि मॉक्सीफ्लॉक्सासिन या फिर लिवोफ्लॉक्सासिन वगैरह देते हैं, ठीक है ना। या फिर हम बीटा लैक्टम इनहिबिटर देते हैं, लाइक सेफ्ट्रिएक्सोन हो गया, या फिर हम सेफ्ट्रिएक्सोन या फिर सिफोटैक्सिम देते हैं, प्लस मैक्रोलाइट्स लाइक एजिथ्रोमाइसिन। तो या तो हम फ्लोरोक्विनोलोन्स देंगे या फिर जो सेफ्ट्रिएक्सोन प्लस मैक्रोलाइट्स लाइक एजिथ्रोमाइसिन दे दिया, ठीक है ना। बट अगर स्कोर 1 to 2 आया है, मतलब कि हमें इन पेशेंट में हमें पेशेंट को वार्ड में एडमिट करना है, देन ट्रीट करना है। सो आईपीडी बेसिस पे बोले या फिर आईसीयू बोल दे या नॉन आईसीयू बोल दे, वहाँ पे हम पेशेंट को बीटा लैक्टम प्लस मैक्रोलाइट्स देते हैं। बीटा लैक्टम बोले तो सेफ्ट्रिएक्सोन, सिफोटैक्सिम या फिर प्लस मैक्रोलाइट्स लाइक एजिथ्रोमाइसिन देते हैं या फिर मॉक्सीफ्लॉक्सासिन देते हैं, ठीक है ना। बट अगर मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है, तो हम लिनोजोलिड प्लस या फिर एनवेनकोमाइसिन भी हमें ऐड करने होते हैं। या फिर अगर सीडोमोनास है, सीडोमोनास पॉजिटिव आया है, तो मेरोपेनम या फिर पिप्टाज इज द पिप्रासिलिन प्लस टेजोबैक्टम टेजोबैक्टम प्लस लिवोफ्लॉक्स भी ऐड किया जाता है, ठीक है ना। सो ये हमारे कुछ पॉजिटिव एजेंट्स के अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं ड्रग्स दिया जाता है, ठीक है ना। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नर्सिंग मैनेजमेंट, अगर पेशेंट एडमिट है इन आईसीयू, यू हैव टू प्रॉपर मॉनिटर द वाइटल साइन मॉनिटर करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। आपको प्रॉपर पोजिशन देना है, दैट इज द सेमी फॉलर पोजिशन, सो दैट पेशेंट को ब्रीदिंग डिफिकल्टीज ज्यादा ना हो, ठीक है। एंड अगर एज पर नीड ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करना है या फिर पेशेंट को इंट्यूबेट करने की भी नीड हो सकती है, वो डिपेंड ऑन द नीड, डिपेंड ऑन द एबीजी वैल्यूज, डिपेंड ऑन द पेशेंट कंडीशन, ठीक है ना। एंड सक्शन इफ नीडेड, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा सिक्रीशन वगैरह आ रहे हैं तो सक्शन करना है। एंड ऑल्सो यू हैव टू इंकरेज द पेशेंट फॉर कफिंग एंड डीप ब्रीदिंग हो गया, चेस्ट फिजियोथेरेपी हो गया, है ना। ये सब के लिए पेशेंट को इंकरेज करना है, एंड प्रॉपर टाइम पे आपको बोलना है पेशेंट को एंटीबायोटिक्स लेने के लिए, पूरा कोर्स कंप्लीट करना है, हाइड्रेशन मेंटेन करना है। सो ये कुछ आपको एजुकेशन पेशेंट को देना है, ठीक है ना। सो दैट इज ऑल अबाउट हमारा क्या बोलते हैं निमोनिया के बारे में था। दिस कॉजेटिव एजेंट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस स्टेजेस ऑफ जो स्टेजेस ऑफ पैथोलॉजी है, स्टेजेस ऑफ निमोनिया, दिस कंजेशन, रेड हेपेटाइजेशन, ग्रे हेपेटाइजेशन, देन रिजोल्यूशन, है ना। दिस फेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारा जो है कि रेड करंट जेली स्पूटम कब कौन सी निमोनिया में देखने को मिलता है, ये आपको प्रॉपर याद करना है, ठीक है ना। So that's all about today. Thank you so much. All the best.